गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी हर डिजीज़ कंडीशन हमारे रिलेट करती है कि हमारा कौन सा ऑर्गन उससे जुड़ा हुआ है और वो डिज़ीज़ कौन से ऑर्गन से या कौन से हमारे सिस्टम से जुड़ी है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हमारा मेन आम पे आप लोगों ने सुना होगा अस्थमा हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, इवन टीबी, निमोनिया, ये सब हमारा किससे जुड़ा हुआ है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट अस्थमा, जो कि हम आम तौर पे ओल्ड एज पीपल में भी सुनते हैं। मोस्टली हम ओल्ड एज पीपल में सुनते हैं, लेकिन ये किसी भी एज को अफेक्ट कर सकता है, नॉट स्पेशली ओल्ड एज पीपल, बट मोस्टली उनमें हम देखते हैं ये जो हमारे दादे या नाना नानी सब होते हैं। तो हमारा फर्स्ट अस्थमा क्या होता है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे अस्थमा की डेफिनेशन। अस्थमा इन दैट डिसऑर्डर द पर्सन एयर वे बिकम इन्फ्लेम्ड, स्वेल्ड एंड एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि हमारा जो एयरवे होता है हमारा, उसमें क्या होता है, वो स्वेल हो जाता है, इन्फ्लाम्ड हो जाता है और उसमें एक्सेसिव म्यूकस की प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है। इसमें हमारा कौन कौन सा होता है? इसमें हमारा होता है तो स्वेल्ड, हमें तीन चीज़ें मेन याद करनी, इन्फ्लेम्ड, स्वेल्ड, नैरो एंड एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोडक्शन। सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब एक तरीके से देखें तो ये हमारा 3 टाइप का होता है, लेकिन इसके रीज़न तो बहुत सारे होते हैं, क्यों होता है, कैसे कैसे हो जाता है, किसी भी बहुत चीज़ों से हो सकता है, लेकिन हमारा मेन है वो 3 रीज़न है। फर्स्ट है हमारा एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा में क्या होता है, ये हमारा जैसे ही सीज़न हमारा चेंज होता है या हमें बहुत ठंडी से गर्मी में जाते हैं, एकदम बहुत गर्मी से हम एकदम ठंडे वाले एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं तो हमें एलर्जी टाइप फील होता है। ये मोस्ट ऑफ पीपल्स में होता है, जिसकी वजह से मोस्ट रीज़न आता है हमारा अफेक्टेड बाय हॉट एंड कोल्ड वेदर, हॉट एंड कोल्ड वेदर। दूसरा हमारा आ जाता है ऑक्यूपेशनल। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑक्यूपेशनल क्या होता है। सबसे पहले ऑक्यूपेशनल होता है कि हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट, हमारा काम। ऑक्यूपेशनल वर्क से कौन सा हो सकता है? अब हमारा वर्किंग कंडीशन कहीं भी हो सकती है, हम फैक्ट्री में काम करते हैं, हम ऑफिसेज में काम करते हैं, या हम किसी अनदर कोई कारखाने में हम काम करते हैं। तो उस वजह से, उस ऑक्यूपेशन की वजह से हमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉटन की फैक्ट्री में, कपड़े की फैक्ट्री में, धागा बनाने की फैक्ट्री में काम करता है, तो उससे जो छोटे छोटे माइक्रोब्स निकलते हैं वो हम अपना सांस के थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं, जिससे कि हमें एलर्जी टाइप रिएक्शन होता है, जिससे कि हमें, जो कि कारण बनता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा का। तो हमारा ऑक्यूपेशनल अस्थमा मेनली फ्यूम्स की वजह से भी होता है। जब हम किसी केमिकल की अगर फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं, या फिर हम किसी गैस जैसी चीज़ों में, गैस जो हम इनहेल कर ले रहे हैं अपने अंदर, सांस के थ्रू हम अपने अंदर ले रहे हैं, उस वजह से भी वो सब हमारा आ जाता है किसमें? ऑक्यूपेशनल में। अब हमारा इसमें गैस आ गया, डस्ट तो है ही है, और हमारा इसमें आ गया गैस, डस्ट, केमिकल, जो कि हम इनहेलेशन ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से हमें एलर्जी हो जाती है। फिर हमारा थर्ड है एलर्जिक इंड्यूस्ड एडिमा। एलर्जिक इंड्यूस्ड एडिमा में क्या होता है कि हमारे छोटे छोटे स्पोर्स जो होते हैं, एयरबोर्न सब्सटेंस, पोल्यून स्पोर्स, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा, इवन जब हम कोई जो स्प्रे हम करते हैं कॉकरोच से, मच्छर से प्रोटेक्शन के लिए हम स्प्रे करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी कुछ लोगों को उससे एलर्जी टाइप होती है और बहुत जल्दी उससे रिएक्शन भी हो जाता है। तो ये इसमें हमारा आ जाता है, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, एलर्जी इंड्यूस्ड डस्ट, पोल्यूटेंट्स एंड स्प्रे। ये थे हमारे 3 आमतौर पर होने वाले अस्थमा के कारण। इसके बाद हमारा इसमें आ जाता है कि सबसे हमने 3 कारण भी पढ़ लिए। मोस्ट ऑफ
द ये हमें इफ़ेक्ट करता है किसी भी सीजनल चेंजेस की वजह से हमारा हो जाता है। कोई हम स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं, ये हमारे मेन 3 कॉमन थे। लेकिन अदर कॉजेज़ में हमारा आ जाता है एक्सेसिव स्ट्रेस, सीजन चेंज, पोल्यूशन, और इसमें हमारा आ जाता है स्ट्रॉन्ग स्मेल और माल न्यूट्रिशन। स्ट्रॉन्ग स्मेल लाइक परफ्यूम्स, माल न्यूट्रिशन, स्ट्रॉन्ग। अब एक एक करके एक्सेसिव स्ट्रेस, जब हम किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, जब हम किसी चीज़ की टेंशन ले लेते हैं तो हमें अस्थमा, ये मोस्ट ऑफ द ओल्ड एज पीपल्स में होता है। सीज़न चेंज, जब सीज़न चेंज होता है, समर से विंटर्स आते हैं, विंटर से समर्स आती हैं। नेक्स्ट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन में हमारा क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा डस्टी एनवायरनमेंट होता है, हम बहुत धूल मिट्टी वाले एनवायरनमेंट में जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जब होती है उसकी वजह से होता है। फिर आ जाता है हमारा स्ट्रॉन्ग स्मेल। स्ट्रॉन्ग स्मेल में हमारा आ जाता है कि परफ्यूम, जो हम परफ्यूम्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से। कोई आपने देखा होगा कि कोई भी स्ट्रॉन्ग, मतलब कोई भी जो भी इंसान होता है वो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा लेता है, जिससे जो बहुत दूर से भी जाता है उसकी वजह से भी हमें इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल चढ़ जाती है। लेकिन जिन लोगों को ये, उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है जिनको कि अस्थमा की या एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। फिर आ जाता है हमारा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन आपको पता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, माल नरिश होता है और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है। फिर एक है हमारा इसमें इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हमारा आ सकता है इसमें वायरल इन्फेक्शन की वजह से। तो ये तो हमारे कुछ मेन 3 कारण अस्थमा के, और अदर कॉजेज़ में हमारा बहुत कुछ है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्सेसिव स्ट्रेस, सीजन चेंज, पोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग स्मेल, माल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन। फिर हमारे आमतौर पर इसमें आता है कि हम क्या पढ़ते हैं उसके बाद। हमने कर लिया है कि हमारा कॉजेज़ हो गए हैं, कॉजेज़ मतलब हमारे कारण हो गया। हमारा सिम्टम्स क्या आएंगे उसके बाद? सिम्टम्स हमारा आ जाएंगे इसमें डिस्पीनिया। डिस्पीनिया हमारा क्या होता है? डिस्पीनिया मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, जिसको हम आम तौर पर, मैंने आपको बताया कि हम जिसको मैंने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम भी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा साइन एंड सिम्टम है डिस्पीनिया। डिस्पीनिया क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो मैं आपको याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ। डिस मतलब होता है डिफिकल्टी, और पीनिया मतलब हमारा आ जाता है इससे रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग। डिस्पीनिया, डिस वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा हमारी टर्म्स में, उसका मतलब होता है डिफ़िकल्टी। तो हमारा सबसे पहला सिम्टम है इसमें डिस्पीनिया। फिर दूसरा हमारा पर्स्ड लिप ब्रीथिंग, सेकंड इज पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। तो पर्स्ड लिप ब्रीथिंग क्या होती है? अब ना ब्रीथिंग से तो पता चल गया कि है तो कुछ रेस्पिरेशन से रिलेटेड, लेकिन पर्स्ड लिप ब्रीथिंग क्या होती है? पर्स्ड लिप ब्रीथिंग ये मोस्टली लोग करते हैं जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। पर्स्ड लिप ब्रीथिंग में क्या होता है? हम सांस तो ले लेते हैं नोज़ के थ्रू, लेकिन हम जब एक्सेस करते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, वो हम बाय माउथ दे छोड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। सांस तो हमने नोज़ के थ्रू ली, लेकिन हमने सांस छोड़ी कहाँ से? बाय माउथ। हमारा जो फेस होता है वो पाउट जो हमारा बनता है वो पर्स की शेप में बनता है, जिसलिए हम इसको कहते हैं पर्स्ड लिप ब्रीथिंग। फिर हमारी सेकंड है नेजल फ्लेरिंग। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी फील होती है। हमारा अस्थमा में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी फील होती है, जिसकी वजह से हम लगता है कि हमें सांस ही नहीं आ रही है, तो हम नेजल फ्लेरिंग होती है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है वीजिंग ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। वीजिंग मतलब विसल जैसे साउंड आएगी, आवाज़ आएगी जब हम सांस लेंगे, घर घर की आवाज़ आएगी, साउंड आएगी। साइनोसिस
ये मोस्टली लेट स्टेज में आता है, जब हमारा अस्थमा बहुत ही सीवियर कंडीशन में आ जाता है तो हमारा साइनोसिस हो जाता है। साइनोसिस क्या होता है? ब्लूइश कलर ऑफ स्किन, डेफिशिएंसी हो जाती है टिश्यू में ऑक्सीजन की। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस में हमें थकावट बहुत लगती है, वीकनेस फील हो जाएगी, हम बहुत टायर्ड फील करेंगे, जो कि हमारा सिम्टम है अस्थमा का। तो हमारे मेन कुछ सिम्टम मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले है हमारा डिस्पीनिया, पर्स्ड लिप ब्रीथिंग, नेजल फ्लेयरिंग होगी, और नेक्स्ट इज द साइनोसिस। हमने कुछ इसमें टर्म्स ऐसे हैं जो हमने पहले शायद हो सकता है कई लोगों ने ना सुनी हो, तो जो कि मैंने आपने इसको बताई है विद एक्सप्लेनेशन। फिर हमारा इसमें हर चीज़ के बाद कंप्लीट करने के बाद हम डेफिनेशन, मेडिकल सर्जिकल में डेफिनेशन हम कर लेते हैं, फिर उसके कॉजेज हम कर लेते हैं, फिर हम साइन एंड सिम्टम करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है कि हमने कौन कौन सी जांच कराई है उस का डायग्नोज करने के लिए, उस डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए हमने कौन कौन सी जांच कराई है। इसमें हमारा स्पेशली एक आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री में क्या होता है कि आपको एक सांस लेने और छोड़ने के लिए आप डॉक्टर आपको एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं, बस उसमें आपको सांस लेनी है और छोड़नी है, जिससे कि ये पता चलता है कि आपकी रेस्पिरेशन कैपेसिटी कितनी है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है सांस लेने में। तो इसके लिए एक सिंपल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है स्पायरोमेट्री, जिस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हम स्पायरोमेट्री। फिर हमारा नेक्स्ट इसमें आ जाता है ट्रीटमेंट। हमने अस्थमा के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, नॉर्मल डेफिनेशन, कॉजेज, सिम्टम्स एंड लास्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमारा क्या होता है कि हम उसको ठीक करने के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे मेडिकेशन पे, जो कि हम अस्थमा के लिए यूज़ करेंगे। मैनेजमेंट, तो हमारा मैनेजमेंट है, सबसे पहले हम क्या देंगे पेशेंट को? ब्रोंकियोडायलेटर। क्यों? क्योंकि हमारी ब्रोंकियोल्स पहले श्रिंक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से एयरवे में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम सबसे पहले उसको देंगे ब्रोंकियोडायलेटर देते हैं। ब्रोंकियोडायलेटर में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? डेरिफाइलिन मेडिकेशन हम उसको यूज़ करते हैं। थियोफाइलिन भी हम उसको दे सकते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है स्टीरॉयड, हम उसको स्टीरॉयड मेडिकेशन देंगे। स्टीरॉइड्स में हमारा क्या आ जाएगा? स्टीरॉइड्स में हमारी मेडिकेशन आ जाएगी डेक्सोना दे देंगे। थर्ड हमारा आ जाएगा इसको ट्रीट करने के लिए सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको या हम सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन या ऑक्सीजन O2 थेरेपी बोल सकते हैं। तो ये 3 है हमारी मेडिकेशंस। फिर उसके बाद हम आ जाता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पेशेंट को कंफर्ट जोन प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा हम ऑक्सीजन। एज ए नर्स हम सबसे पहले उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। नर्सिंग, तो सबसे पहले हमारा O2 ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। दूसरा हमारा आ जाता है इसमें सक्शनिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में ही आपको बताया, हमारा एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है। तो एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें हमारा जो एयरवे है वो ब्लॉकेज हो रहा है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम एक्सेसिव सीक्रिएट कर देंगे, एक्सेसिव म्यूकस सीक्रिएशन, जिसको हम क्या कहते हैं? सक्शनिंग। फिर आ जाता है हमारा फाउलर पोजीशन। हम पेशेंट को कंफर्ट जोन प्रोवाइड करने के लिए फाउलर पोजीशन देंगे। फाउलर पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, हमारी पोजीशंस कॉमनली कौन से होते हैं? सुपाइन, प्रोन और फाउलर में हम क्या करते हैं? पेशेंट का हेड रेज कर देते हैं और हम चेस्ट तक, ये हमारी फाउलर पोजीशन होती है। हम पेशेंट का हेड रेज कर देंगे जिससे कि उसको ईजिली सांस आए, ईजिली वो ब्रीथ कर सके।
हम उसको फॉलोअर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, उसको फ्लूइड इनटेक हम उसको एक्स्ट्रा देंगे। इट विल बी हेल्प इन क्लियरिंग द एयरवे, जो कि आपको हेल्प करता है आपका एयरवे क्लियर करने के लिए। एक्सेसिव हम जितना ज़्यादा हम ड्रिंक करेंगे तो एक्सेसिव म्यूक्रेशन जो सीक्रेशन है या जो म्यूकस है हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर हमारा उसके बाद लास्ट आ जाता है मेडिकेशंस, जो कि हमें डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड की गई है एज पर डॉक्टर या फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अस्थमा के बारे में। सबसे पहले हमने अस्थमा की डेफिनेशन पढ़ी है। अस्थमा की डेफिनेशन में क्या होता है कि इसमें जो भी पर्सन होता है, जो भी पेशेंट होता है, उसके एयरवे में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेम्ड, स्वेल्ड एंड नैरो हो जाता है और एक्सेसिव म्यूकस प्रोड्यूस होने लग जाता है, एक्सेसिव म्यूकस का सीक्रेशन होने लग जाता है। तो हमारा मेन हमने कॉजेज पढ़ा इसके बारे में 3, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, ऑक्यूपेशनल एंड एलर्जी। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मोस्टली होता है ठंडा या गर्म की वजह से, ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म की वजह से होता है। दूसरा हमारा आ जाता है ऑक्यूपेशनल वर्क। ऑक्यूपेशनल वर्क में हमारा गैसेज, फ्यूम्स, केमिकल हमारा ये सब आ जाता है। फिर आ जाता है हमारा एलर्जी इंड्यूस्ड। एलर्जी में पोल्यून्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्प्रे हमारा आ जाता है एलर्जी में। फिर आ जाता है मदर कॉजेज में हमारा एक्सेसिव स्ट्रेस, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, सीजन चेंज होता है, पोल्यूशन, बहुत ही डर्टी एनवायरनमेंट में, धूल मिट्टी के एनवायरनमेंट में जब हम चले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेल, जब कोई इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा लेता है उसकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है, माल न्यूट्रिशन, और एक हमारा अगला था इन्फेक्शन, जो कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हमें हो जाता है। फिर हमारा आ जाता है मैनेजमेंट। उसके बाद बीच में मैंने एक चीज़ और बताई थी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमारा एक ही हम सिंपल और नॉर्मल सी एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्पायरोमेट्री टेस्ट। इसमें कोई ब्लड की या कोई भी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, हमें सिर्फ उसमें सांस लेना और छोड़ना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, जिससे कि डॉक्टर हमारा डायग्नोज करता है और चेक करता है कि हमें अस्थमा की प्रॉब्लम है या नहीं है। फिर हमारा आ जाता है इसे मैनेजमेंट में हम सबसे पहले उसको देंगे ब्रोंकोडायलेटर में हमारा आ जाता है डेरिफाइली। दूसरा आ जाता है हमारा स्टीरॉयड में हम उसको डेक्सोना देंगे। ऑक्सीजन थेरेपी हम उसको प्रोवाइड करेंगे। फिर हमारा आ जाता है मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। एज ए नर्स हम पेशेंट को कंफर्ट जोन प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें उसको पता है कि हमें डिस्पीनिया की प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्ट इन रेस्पिरेशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन थेरेपी दे देंगे। एक्सेसिव सीक्रेशन है तो उसकी हम सक्शनिंग कर देंगे, जो भी हमारा एक्सेसिव सीक्रेशन क्रिएट हो रहा है उसके लिए हम उसको सक्शनिंग करेंगे। फिर आ जाता है हमारा मेडिकेशन एज पर फिजिशियन प्रिस्क्राइब, जो भी डॉक्टर ने हमें मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की है हम वो पेशेंट को दे देंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अस्थमा के बारे में। नेक्स्ट हमारे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द वीडियो। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें।